इस प्रकार जवाहर नदमुख एस्चुरी नदी के मुहाने पर निर्मित होती है, कीपाकार आकृति होती है। ये उच्च ज्वार और दरार घाटियों के क्षेत्रों में बनती है। ये मछली पालन और अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोगी होती है। नर्मदा और तापी जैसी नदियों के बीच में बनती है। निम्नलिखित उत्तरों के प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देने। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है और आरएस मेंस और एकेडमिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक और आर्थिक लाभ। तो भारत के सामाजिक आर्थिक लाभ देखो, एक क्षेत्र से अधिक जल का अभावग्रस्त क्षेत्र, जल वाले क्षेत्र में स्थानांतरण करके बाढ़ और सूखे की समस्या को हम कम कर सकते हैं। अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन में सुधार होगा और जो पूरे देश में वस्तुओं के परिवहन को आसान बना सकते हैं। ये सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा, जो उत्पादकता को अंततः बढ़ाएगा। ये जल विद्युत और मत्स्य पालन की गतिविधियों में विभिन्न अवसर प्रदान करेगा। प्रायद्वीपीय नदियों के अब 3 लक्षण लिखना। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों के 3 विशेषताएं या लक्षण बताइए। इन नदियों का उद्गम स्थल प्रायद्वीपीय पठार व मध्य कुछ भूमि है, पहली विशेषता। दूसरी है, मौसमी और मानसून वर्षा पर ये नदियां निर्भर है। तीसरी विशेषता, इन नदियों में समायोजित घाटियों के साथ छोटे और निश्चित मार्ग होते हैं। और निम्न प्रश्नों के उत्तर 125 शब्दों से अधिक न दें। उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? ये प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं, इनका उद्गम स्थल हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत है। दूसरी विशेषता है, ये नदियां बारहमासी होती है, बारहमास चलती है, क्योंकि इनमें हिमनद व वर्षा से जल प्राप्ति होती रहती है। नदियां पर्वतीय इलाकों में गहरे गोर्ज तथा वी आकार की घाटियों का निर्माण करती है। नदियां अवशिष्ट अपरदन व नदी अपहरण करते हुए लंबे मार्ग तथा उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरते हुए बहती है। गुजरते हुए बहती है। नदियां अवशिष्ट अपरदन में नदी अपहरण करते हुए लंबे मार्ग तथा उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरते हुए बहती है। ये युवा तथा क्रियाशील होती है, जो घाटियों को गहरा बनाती है। प्रायद्वीपीय नदियों से निम्नलिखित कारणों से भिन्न है। उत्तर भारतीय नदियों की बहुत बड़ी ड्रोणी होती है, उनका बेसिन बहुत बड़ा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी होती है। ये नदियां बारहमासी होती है, क्योंकि इनमें हिमनद व वर्षा से जल प्राप्ति होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मानसून वर्षा पर निर्भर होती है। उत्तरी भारतीय नदियां पूर्ववर्ती व अनुवर्ती होती है, जो मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रारूप बनाती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अध्यारोपित होती है, पुनर्योनित होती है, जो अरीय और आयताकार प्रारूप अफवाह प्रारूप का चित्र बनाती है। उत्तर भारतीय नदियां युवा क्रियाशील होती है, जो घाटियों को गहरा बनाती रहती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्रवणित होती है, ग्रेडेड होती है, प्रवणन परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियां हैं, जो अपने आधार तल जा पहुंच चुकी है। मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, आप हिमालय के गिरिपथ के साथ साथ हरिद्वार से मान लीजिए आप हिमालय के गिरिपथ के साथ साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा करते हैं, तो इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियों के नाम बताइए। इनमें से किसी एक नदी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत शानदार और अप्लाइड क्वेश्चन है। यदि हम हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक हिमालय के गिरिपथ मतलब हिमालय के पर्वतपदीय भाग के साथ साथ यात्रा कर रहे हैं, तो मार्ग में गोमती, रामगंगा, राप्ती, गंडक, कोसी, घाघरा, कमला, सरयू, शारदा, महानदी और गंगा नदी आएंगी। गंडक नदी की विशेषता है निम्नलिखित है, ये नेपाल हिमालय में धौलीगिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। नेपाल हिमालय से निकलती है, धौलागिरी पर्वत चोटी और माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी के मध्य से निकलती है, मध्य नेपाल को अपवाहित करती हुई भारत में प्रवेश करती है। नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। बिहार के चंपारण में जिले में ये गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में पटना के निकट सोनपुर में ये गंगा नदी में जा मिलती है। इस प्रकार